नमस्कार। मैं ये इस वीडियो के माध्यम से अभी जो रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनका आंसर देना चाहता हूँ। देवेन जी, आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं जो भी पूछे गए हैं। ओके सर। सर मुझे पीसीओडी है, शादी को 3 साल हो गए हैं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। क्या मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? नहीं, यदि आप पीसीओडी के पेशेंट हो तो पीसीओडी का, जैसे आज ही एक पेशेंट आई थी, पीसीओडी को, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को डायग्नोस करने के लिए 3 क्राइटेरिया में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। उसमें एक पीरियड का डिस्टरबेंस, मतलब 2-2, 3-3 या 6-6 महीने में पीरियड आता है। मेल हार्मोन का बढ़ना जिसमें कि हिर्सुटिज्म होना, और साथ में यदि अल्ट्रासाउंड हुआ जिसमें हमको अल्ट्रासाउंड में ओवरी का साइज बड़ा दिखे और उसमें अंडों की जो नंबर है, छोटे छोटे अंडों का, अंडाशय का वॉल्यूम बढ़ जाए। केवल अल्ट्रासाउंड से यदि कोई पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलता है तो एकदम से आप उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ नहीं बोल सकते हैं। और यदि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है भी तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाएंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें रेगुलर अंडा नहीं निकलता, तो प्रेगनेंसी में थोड़ा टाइम लगता है। पर ऐसे केसेस को बहुत सालों तक प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी रहते हैं। तो पीसीओडी में प्रेग्नेंट हो सकते हो, आपको बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक। सर ओवेरियन ड्रिलिंग के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी कंसीव होती है? तो इस पीसीओडी में एक ट्रीटमेंट है, ओवेरियन ड्रिलिंग, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। या तो हम उसको लेज़र से करें या फिर हम कॉटरी से करें, या सिंपल हम उसको पंक्चर भी कर दें। ये एक पुराना फंडा है जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में यदि हम उसका स्ट्रोमा डिस्ट्रॉय करते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस नेचुरली बढ़ जाते हैं। इसमें कई बार 1 से 1.5 साल लग जाते हैं, पर आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, वेट रिडक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली आप ओवेरियन ड्रिलिंग कराएं और बाकी आपका वेट बढ़े। और तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने तरफ से भी एफर्ट लगानी पड़ती हैं। ओवेरियन ड्रिलिंग से कम 1-1.5 साल लग जाता है कई बार फ़ायदा आने में। सर ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से क्या मिसकैरेज हो सकता है? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि स्ट्रेस कितना डेंजरस या कितना प्रॉब्लमेटिक होता है आईवीएफ करने में या मिसकैरेज होने में या मिस आईवीएफ के फेल होने में। मैं आपको एक सिंपल इंफॉर्मेशन देता हूँ। जो स्ट्रेस होता है वो मैं बताता हूँ। स्ट्रेस का जो वर्ड है, मतलब आपका मानसिक संताप, कुछ भी यदि, जैसे फ्लाइट हुआ, जैसे भय हुआ, फ्लाइट हुआ यदि, या फिर फाइट हुआ, मतलब किसी भी जगह पर जब बहुत ज़्यादा भय की स्थिति या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन की स्थिति उत्पन्न होती है तो कुदरत क्या करती है कि जो पर्सन है या महिला है जो भी है, उसके जीवित रहने के लिए, क्योंकि ये इतना स्ट्रेस में आता है कि इसका लाइफ रिस्क रहता है, तो नेचर क्या करती है, जो ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की, वो जो वाइटल है, जिनको बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ब्रेन, किडनी, हार्ट, ये चीज़ों की तरफ ब्लड सप्लाई एकदम से जाती है। ऐसी चीज़ें जिसमें कि हम बगैर उसको लेके भी जीवित रह सकें, जैसे यूट्रस हुआ, ओवरी हुआ, टेस्टिस हुआ, इन चीज़ों की तरफ ब्लड सप्लाई घट जाती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो इनफर्टाइल पेशेंट होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनको सोशल प्रेशर का स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है कि जब वो आईवीएफ कराते हैं या प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको ये चिंता रहती है कि इतना सारा करने के बाद कहीं हमारा फेल ना हो जाए। एक वो टेंशन, वो स्ट्रेस, सब करने से क्या होता है, जो भी हम दवाई देते हैं, जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं अंडाशय में अंडे को बढ़ाने के लिए, तो जो ब्लड सप्लाई है उसकी मोस्टली सप्लाई कहाँ जाएगी? ब्रेन की तरफ जाएगी, वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जाएगी, ओवरी की तरफ कम आएगी। तो जो हम दवाई ओवरी के अंडाशय में अंडों को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं वो नहीं आएगी, तो आपके अंडे की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। यदि अंडे की क्वालिटी ख़राब होगी तो प्रेगनेंसी रेट घटेगी। यदि प्रेगनेंसी हुई और अंडे की क्वालिटी ख़राब हुई तो मिसकैरेज होगा। तो आप देख लेना, जब भी महिला कुछ ऐसी कंडीशन में रहती हैं
जिसमें कि बहुत सारा स्ट्रेस हो, जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, पोस्ट मैरिज का स्ट्रेस होता है, यदि बच्चा नहीं हो रहा तो स्ट्रेस होता है, तो आप देखेंगे कि उसका पीरियड भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसका एग निकलना का चांसेस घट जाते हैं। यही पेशेंट जब रिलैक्सेशन मूड में होती है तब आप देखोगे उसका सब कुछ ठीक होता है और नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो जाती है। यही पेशेंट स्ट्रेस में जब उसको 5 साल 7 साल बच्चा नहीं होता है या पहले आईवीएफ फेल हुआ फिर से आईवीएफ कराए, तो ये जो स्ट्रेस का फैक्टर है, ये स्ट्रेस का फैक्टर बोलने से तो कम नहीं होता कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप टेंशन मत करिए, आप ज़्यादा मत सोचिए। पर मैं सब पेशेंट को ये बोलता हूँ कि बहुत अच्छा ब्लास्टोसिस्ट बिठाने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस होता है। और ये प्रूव्ड है कि स्ट्रेस के कारण जो ब्लड सप्लाई हमको ओवरी या यूट्रस में चाहिए वो वाइटल ऑर्गन्स की तरफ चली जाती है। तो ये चीज़ें स्ट्रेस को कम करने का कैसे तरीका होगा, कैसे करेंगे, लोग मेडिटेशन करते हैं, लोग म्यूज़िक सुनते हैं, तो कैसे भी करके आपको अपने को बुलाना पड़ेगा कि आप इस टेंशन से दूर रहें। जो भी आपकी हॉबी है करने से काफ़ी हेल्प हो सकती है आपको आपके ट्रीटमेंट के दौरान। हेलो सर, मेरा 2 बार एक्सी ट्रीटमेंट हुआ। फर्स्ट टाइम सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन सेकंड टाइम सक्सेस हुआ। 5th मंथ में अचानक से मिसकैरेज हो गया। एनोमली स्कैन करवाया था, वो भी नॉर्मल था। 3rd मंथ में मुझे डेंगू हुआ था। माय क्वेश्चन इज़ कि ऐसा क्या हुआ होगा जिससे कि ये मिसकैरेज हुआ। मिड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज होने का रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं वो कई बार उस बच्चे को उतनी दूर तक तो ले ही जाते हैं जिसमें आप टारगेट स्कैन तक पहुंच जाते हो, पर कुछ ऐसे मेजर फॉल्ट होते हैं जिसके कारण बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरा, यदि डेंगू हुआ है और या कोई भी हाई ग्रेड फीवर होता है, एनी हाई ग्रेड फीवर एबॉर्टिफिशिएंट होता है, मतलब वो प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब करता है। तो ये 2 कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपको ये एनॉमली स्कैन, यदि सब ठीक रहा हो, एनॉमली स्कैन में आपको स्ट्रक्चरल वेरिएशन दिख सकता है, गड़बड़ी है स्ट्रक्चरल मेजर वो दिख सकती है, पर जो सब क्रोमोसोमल लेवल की, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं वो नहीं दिखती। सर, लो लाइंग प्लेसेंटा हो तो क्या करना चाहिए? लो लाइंग प्लेसेंटा एक वर्ड है जिसमें कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा समय चल रहा है। यदि 18 वीक्स 20 वीक्स में लो लाइंग प्लेसेंटा है तो 90% वो प्लेसेंटा जो लोअर सेगमेंट डेवलप होता है प्लेसेंटा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लो लाइंग प्लेसेंटा में जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी का जो मुंह है, यहाँ पर जो प्लेसेंटा यदि यहाँ आया जो कि बच्चेदानी के मुंह के पास तक आ गया, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है? जब डिलीवरी होती है तो बच्चे की जो डिलीवरी के समय आप देखोगे पहले हेड निकलता है, पूरा बच्चा निकलता है, फिर प्लेसेंटा निकलता है। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब प्लेसेंटा पहले, यदि ऐसा हुआ मतलब यहाँ पहले प्लेसेंटा है फिर बच्चा आ रहा, तो ये जो प्लेसेंटा ये बच्चे को ब्लड सप्लाई देता है। अब आपने यदि प्लेसेंटा को पहले निकलने के लिए अलाउ कर दिया या इसमें से ब्लीडिंग होने लगी तो ये ब्लड बाहर आता है, बच्चे को ब्लड जाना कम हो जाता है, तो बच्चे की डेथ होने की चांस बढ़ जाती है। सेकंड, चूँकि ये प्लेसेंटा निकलते समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा प्रीविया में, तो मदर की जान को खतरा रहता है। लो लाइंग प्लेसेंटा का बहुत कोई मतलब नहीं होता, पर आपके 36 हफ्ते या फिर 37 हफ्ते में जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें यदि प्लेसेंटा इंटरनल लॉस के बच्चेदानी के मुंह को ढका हुआ है तो नीचे से जांच अवॉइड करते हैं डॉक्टर्स और हम सीजर करने को प्रेफर करते हैं। तो लो लाइंग प्लेसेंटा एक वर्ड है जिसमें कि 5-6 महीने में यदि आपको लो लाइंग प्लेसेंटा लिखा गया तो उसको लेके बहुत टेंशन नहीं करते। सर, मुझे हेमाटोमा हुआ है। सर, मेरी 2 बेबी के टाइम भी हुआ था, तो मैं गर्भाशय निकाल सकती हूँ क्या? अब मुझे बेबी नहीं चाहिए। नहीं, ये जो क्वेश्चन है इसमें तो आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए, जो भी आपको वो सलाह देते हैं या देती हैं तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। सर, आईवीएफ में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र हुआ था, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई, तो इसका क्या मतलब है?
नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ब्लीडिंग नहीं होना एक बहुत अच्छी बात है, और यदि आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आई विश यू दैट आपको एक अच्छी ब्लास्टोसिस्ट प्रेगनेंसी हो जाए। सर पीरियड 45 दिन में आते हैं तो क्या करना चाहिए? 45 डेज़ का पीरियड थोड़ा डिले है। 45 डेज़ का पीरियड 28 दिन प्लस माइनस 7 डेज, मतलब 21 दिन से 35 दिन का पीरियड नॉर्मल कहलाता है। पर यदि 45 दिन में पीरियड आ रहा है तो कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है वो मैं ऐसे वीडियो में आंसर नहीं दे सकता, पर आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिर आप गायनिकोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो आपको वो कौन सा हार्मोन का गड़बड़ है। लोग बोलते हैं मुझे हार्मोन की गड़बड़ी है। हार्मोन बहुत सारे होते हैं, एग्जैक्टली कौन से हार्मोन की गड़बड़ी है वो पता करना बहुत ज़रूरी है। सर 5th वीक चल रहा है, क्या कार से ट्रैवलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यू शुड बी कंफर्टेबल। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सर मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, गर्भाशय का मुंह छोटा है तो क्या करना चाहिए? गर्भाशय का मुंह छोटा है वर्ड को आप क्लियर करा लीजिए किसी क्वालिफाइड गायनिकोलॉजिस्ट से। गर्भाशय का मुंह छोटा होना एक बहुत ही अनसाइंटिफिक टर्म है, और आप अपने एक अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से मिल लेंगे तो आपको वो क्लियर कर देंगे। मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें मैंने क्लियर की हैं, और काफ़ी कुछ डिटेल में बताया भी है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।